हेलो माय स्टूडेंट, गुड इवनिंग्स। तो चलेगा क्लास 12 क्योंकि पूरा कोर्स पूरा करना है हमारे को, पूरा टारगेट करना है। जो टाइम मिल रहा है मैं आपके लिए लेक्चर्स वीडियो बना के आपको देता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी भी हाल में इस महीने के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि समष्टि तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो व्यष्टि का ये जो एक चैप्टर और है चौथा, ये भी काफी लंबा है। इसीलिए अगला चैप्टर भी अपने को बहुत जल्द पूरा करना है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर उस चैप्टर को मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण, ठीक है। और वो था आपके उत्पत्ति के नियम लागू होने के कारण, जबकि ये है आपके उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है। उत्पत्ति के नियम अलग है, उत्पत्ति के ह्रास नियम अलग है। उत्पत्ति के ह्रास नियम बोले तो जो थर्ड पर्सन बताया था उत्पत्ति ह्रास नियम, हाँ, तो वो उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों होता है, उसका रीजन है, ठीक है। या पे आसमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होने का कारण तो हो, या फिर परिवर्तनशील अनुपातों की प्रतिबंध के नियम लागू होने का कारण या नियम लागू होने के कारण, ठीक है। तो 4 नंबर के प्रश्न ये भी आ सकता है, तो मैं 4 कारण आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 5 कारण तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 4 कारण काफी है, ठीक है। तो चलेगा, उत्पादक साधनों की सीमितता होना, उत्पादक साधनों की सीमितता होना, यानी कि उत्पादन के अंदर जो इसके साधन है, उत्पादन साधनों की सीमितता होना, यानी कि प्रोडक्शंस की जो रिसोर्सेज है वो कैसे लिमिट है, उत्पादन के साधन कैसे सीमित है। मैंने आपको उत्पादन के साधन पहले ही पढ़ा दिए, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये कैसे एक सीमित है। जैसे कि भूमि है तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है, और वो पृथ्वी पर कैसा है, सीमित है, ठीक है। तो जब उत्पादन के साधन आपके पास में कम हो गए, सीमित हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्पादन कैसे होगा, सर गिरने वाली है, समझ में आया। तो वास्तविक जीवन में यदि किसी एक निश्चित समय पर किसी साधन की पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है, तो उत्पादन करता क्या होता है, उत्पादन करता उसकी सीमित पूर्ति को, सीमित पूर्ति में ही काम चलाना पड़ता है उसको, ठीक है। जिसके कारण क्या ये नियम लागू होता है। यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप उत्पादन के साधनों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बहुत ही अवधि कम होती है। लेकिन अगर वो इस टाइम अगर लंबा होता है, दीर्घकाल होता है, तो दीर्घकाल के अंदर आप साधनों में आप आसानी से परिवर्तन कर सकते थे कि भाई वृद्धि करनी या कमी करनी। वो आप लंबा टाइम हो तो आप उसको चिंता होती नहीं है, और लंबे समय में आप आसानी से उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब अल्पकाल में साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, कम पूर्ति के अंदर या सीमित पूर्ति में ही वो काम चलाना जब स्टार्ट करता है, तो सीधा से ये उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है, लेकिन उत्पादन पे कैसे हो जाता है, गिरने लग जाता है, ठीक है। सेकेंड रीजन से सर कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना, बिल्कुल सर। अल्पकाल के अंदर क्या होता है, एक्चुअली कई सारे साधन स्थिर होते हैं। परिवर्तनशील साधन 2 या 1-2 साधन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। जबकि कई सारे साधन होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्थिर होती है, ठीक है। तो ज्यादातर साधन कैसे रहते हैं, स्थिर, और परिवर्तनशील साधन तो 1 या 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अल्पकालिक में एक्चुअली क्या, जब साधन कई सारे स्थिर होते हैं और आपको उत्पादन बढ़ाना है, तब भी आप नहीं बढ़ा पाते, क्यों, क्योंकि आपके पास में कम टाइम है, और कम टाइम में आप कौन कौन से रिसोर्सेज को आप बढ़ाओगे, दिक्कत आती है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना कि सर सामान्य जीवन में प्रायः परिवर्तनशील साधनों की या परिवर्तनशील साधनों को स्थिर साधनों के साथ काम करना पड़ता है, जिसके कारण इनमें अनुकूल सहयोग समाप्त हो जाता है, और साधनों में अनुकूल सहयोग भंग होने पर ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम या ह्रासमान सीमांत उत्पादन लागू हो जाता है। इसको आप ये लिखना कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम, ठीक है, नियम लागू, सीमांत उत्पादन, आसमान सीमांत उत्पादन नियम लागू हो जाता है, ठीक है, नियम लागू हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद में देखना सर कि उत्पादन के विभिन्न साधन एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होते। उत्पादन के विभिन्न जो साधन है वो एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होते। मतलब इसमें आप ऐसा भी नहीं है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग कर सकते, ऐसा भी नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि उत्पादन के साधन में भूमि है तो भूमि के स्थान पर क्या आप श्रम थोड़ी भी लगा सकते हैं, भूमि तो चाहिए, लेबर है तो लेबर तो चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। पूंजी भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, सांस भी चाहिए, स्थानापन्न नहीं होते साधन यहाँ पर, ठीक है। यानी कि उत्पादन के विभिन्न साधन जो एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होते हैं और इसी कारण एक के द्वारा दूसरे को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होता। अतः जिस साधन की पूर्ति सीमित होती है उसे किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होता और परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधन में अनुकूल संयोग बनाना कैसा हो जाता है सर, कठिन हो जाता है और ये नियम हो जाता है, ठीक है। यानी कि अनुकूल संयोग बनाना जब कठिन होता है तो ये नियम क्या है, लागू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ, इसको नोट करो। अब एक और चीज देख लेना, 4 नंबर के अंदर आ जाए तो 4 चीजें तो बेटा आपको कम से कम काम करके ही आना है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चौथा है आपकी अनुकूलतम संयोग के बाद अतिरिक्त इकाइयां लगाने के कारण, यानी कि जहां पर आपको अनुकूलतम संयोग हो रहा है उसके बावजूद भी अगर आप कोई इकाइयां लगा रहे तो भी हो सकता है आपका उत्पादन गिरेगा, कॉस्ट गिरने वाले, ठीक है। गिरेगा क्या? गिरेगा, ठीक है। समझ में? जब एक सीमा के बाद में भी प्रतिस्थापन होने के बावजूद अगर आप उत्पादन के साधनों को लगा रहे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, गिरेगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि यदि परिस्थितिवश उत्पादक को अनुकूलतम संयोग के बाद भी उत्पादन करना पड़ता है, ठीक है। अनुकूल संयोग हो जाता है उसके बाद कई बार उसको प्रोडक्शन करना होता है, लेकिन संयोग के पश्चात किसी एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या में वृद्धि करने पर अनुकूल संयोग क्या हो जाता है सर, भंग हो जाता है और जिसके कारण यह नियम लागू होता है। और ऐसा प्राय तब होता है जब किसी उद्योग में लागत होने के कारण, अगर लागत अधिक होने के कारण, ये लाइन लिखनी है, लागत अधिक होने के कारण, एक शब्द लिखना है, लागत अधिक होने के कारण नई फर्म में, ठीक है। लागत अधिक होने के कारण नई फर्म में जो नई फर्मों का प्रवेश, ठीक है, ये आपका आ चुका है, नई फर्मों का प्रवेश नहीं होता है और बढ़ी हुई मांग की जो पूर्ति है, ठीक है, बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान फर्मों का ही उत्पादन में जो वृद्धि द्वारा पूर्ति करनी होती है। समझ में आया? निकले क्योंकि कारण है, इस कारण में तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इस पर, ठीक है। वापस देख लेना भाई, अगर उत्पादक को, प्रोड्यूसर को एक सहयोग मिल चुका है कि यहाँ पर भाई तुझे संतुष्टि है, ठीक है, यहाँ पर करेगा तो बेनिफिट है, लेकिन एक सीमा के बाद भी अगर वो उत्पादन करना चाहता है वो कर तो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर उत्पादन भी कैसा हो सकता है, गिरने लग सकता है। समझ में आया? क्लियर? हाँ, और इसका कारण भी क्या होगा, अगर सहयोग के बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो एक स्थिर साधन, देखिए कोई भी एक तो स्थिर साधन नहीं है क्योंकि अल्पकाल की बातचीत हम तो करते हैं,
और अल्पकाल के अंदर ही उत्पत्ति ह्रास नियम होता है, दीर्घकाल के अंदर तो उत्पत्ति ह्रास नियम होते ही नहीं। ठीक है, तो परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या में वृद्धि करने पर अनुकूल सेवक को क्या हो जाता है सर, भंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप साधनों की मात्रा में अगर आप वृद्धि करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं तो फिर प्रोडक्शन गिरने लगेगा। ठीक है, और वहां पर फिर क्या ये नियम लागू हो जाता है। और ऐसा प्राय आपको कब देखने को मिलेगा कि जब किसी फर्म में लागत अधिक हो जाएगी, जब किसी भी फर्म में आपकी कॉस्ट अभी ज्यादा आ रही है, लागत अगर ज्यादा हो रही है, मैंने आपको बताया था कि आपकी एफडी और मृत्यु हुई होती है, देखिए कारण क्या होता है कि उसकी एसी है वो अधिक होती है। ठीक है, और नई फर्म में क्या है, नई फर्मों का प्रवेश नहीं होता और बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान फर्मों को ही उत्पादन वृद्धि द्वारा पूर्ति करनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी नोट कर दो। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है अल्पकालिक के अंदर ही। ठीक है, 6 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अवस्था क्या होती है, इसकी द्वितीय अवस्था क्या होती है, तृतीय अवस्था क्या होती है और कौन सी अवस्था उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय।